नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPCS सॉल्यूशन में। हम लोग आज बीपीएससी के लिए जीएस पॉइंटर देखेंगे, जिसमें कि अब तक बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसका इसमें पॉइंटर में दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आगामी 72वीं बीपीएससी तथा एईडीओ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरी नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर है। इससे पहले हम जो सीरीज करवा रहे थे उसमें थ्योरी प्लस MCQ दोनों था प्रीवियस ईयर। तो आज हम लोग इसका हिस्ट्री देखेंगे। इसमें देख सकते हैं आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, फिर बिहार स्पेशल है। इसको हम लोग डेली देख लेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। हम लोग आज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें आपका टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। जैसे पहला चैप्टर है हमारा पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो प्रथम मानव जीवाश्म आपका मिला था नर्मदा घाटी से। दूसरा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये मिला है मेहरगढ़ से। थर्ड है कि चलकोलिथी भी कहा जाता है, तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ये घटना चक्र जो निकालती है पूर्वावलोकन, उसी का पॉइंटर है, पॉइंट वाइज है, ना कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलकोलिथिक कहा जाता है आपका ताम्रपाषाण युग को। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये आपका है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग किसे कहा जाता है? तो वैसे युग जिसमें लिखित शास्त्र तो मिले हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक युग हो जाता है जिसमें लिखा हुआ भी मिला है, उसको पढ़ा भी जा सका है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक, तो जिसमें कुछ लिखा हुआ मिला ही नहीं है। तो ऐसा है कि सिंधु सभ्यता से लिखा हुआ तो मिला है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का। इन हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो कालीबंगा से। नेक्स्ट है कि लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में है। तो गुजरात में कौन सा है? तो ये आपका है लोथल। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा, डाबरकोट या प्रतापगढ़ पाकिस्तान वगैरह में। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर है, यानी बंदरगाह है। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, तो कहेगा आपका पोर्ट, हरप्पन पोर्ट। तो ये आपका लोथल में, इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है। इधर देखिए, किसी का क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो उसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इसमें कि पतन नगर है, तो लोथल है पोर्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो पक्की मिट्टी से बनी इमारत कला और वास्तुकला। इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो ये मिला है बनावली से और कालीबंगा से भी। बनावली को ज़्यादा माना जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों है तो फिर दोनों को मारिएगा, ऐसे बनावली मारिएगा किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो। हाथी, बैल, घोड़ा में सुबह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, नन ऑफ द एबव सबके बारे में पता था। घोड़ा के बारे में कभी कभी नहीं माना जाता, लेकिन ये आपका सूतकांगेडोर से मिला था। सूतकांगेडोर अस्थि पंजर मिला था घोड़ा का, तो इसीलिए इसमें बीपीएससी इसका नन ऑफ द एबव मान लिया था आंसर। 69 में पूछा था। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ये है आपका BA स्मिथ। नेक्स्ट कह रहा है कि नवपाषाण कालीन स्थल दिए हुए हैं और स्थान, तो उतनूर कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। चिरांद बिहार, गुफकराल कश्मीर, पय्यमपल्ली तमिलनाडु, भीमबेटका तो रायसेन जिला MP में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इसका आंसर है 900 वर्ष। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था, तो ये कहा जाता था आपका मगध। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्योंकि यहाँ से जो प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया, तो परुष्णी, जिसे कि रावी नदी भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो धर्मशास्त्र के समय में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, तो लगभग 3000 साल पहले। ये ऑप्शन में इसी को बीपीएससी माना था क्योंकि यही नियरेस्ट था। ऐसे तो आप जानते होंगे कि 1500 BC, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसी को माना था बीपीएससी। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसमें देखते हैं आपका पहला कह रहा है कि गौतम बुद्ध का
या महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी तो गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन इस स्थान पर दिया था तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो ये आपका हुआ था राजगीर में। टोटल कितने बौद्ध संगीतियाँ हुई है? तो 4, 1, 2, 3 और 4। पहला हुआ था आपका राजगीर में, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र तीसरा, और उसके बाद कुंडलवन। पहला में राजा थे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये भी पूछ देता है कि उस समय कौन अध्यक्षता कर रहे थे? तो पहला में हो जाएगा आपका महाकाश्यप, सबाकामीर, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे इसमें अश्वघोष। तो ये पूछ रहा था कि महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो ये हुआ था आपका राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी तो हम लोग देखे कश्मीर में चौथी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क ने। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण संबंधित है। ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्ध के जीवन पर 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। तो इनका जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन जिसे कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में, निधन हुआ था कुशीनगर जिसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है तो पंचम। इसमें विवाद था, कोई सष्टम मान रहा था इसलिए बीपीएससी इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की। विश्व को सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यह है राजगृह में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क में महायान शाखा द्वारा दिया गया था। क्या होता है कि आपका बुद्ध के मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण के बाद जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है महायान, एक हो जाता है हीनयान। तो ये महायान वाले जो थे वो उनको देवता का स्थान देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था तो गुप्त काल कौन करवाया था? तो कुमार गुप्त। कहाँ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है, कुमार गुप्त ने बनवाया था, इसीलिए कहा जाता है कि गुप्त काल का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो धर्मपाल। कहाँ है? तो भागलपुर में है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहे कि बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है तो नहीं, कहाँ है? भागलपुर में। नेक्स्ट कह रहा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल नहीं, कौन करवाया था? तो धर्मपाल। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, दोनों असत्य है। कथन ए में है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया तो ठीक है। महाविहार के को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था तो ये भी सही है। तो क्या हो गया कि ए और आर दोनों सही तथा इसकी सही व्याख्या करता है क्योंकि इसलिए बंद हो गया क्योंकि इसको प्रश्रय मिलना बंद हो गया। नेक्स्ट करा कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है तो ये स्थित है आपका अजंता में। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है तो आत्मदमन। जैन धर्म तो आत्मदमन की बात करती है लेकिन बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों में समानता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जैन धर्म। पहला करें महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो कुंडग्राम वैशाली में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है तो ये आपका पावापुरी में निर्वाण। महावीर जैन की मृत्यु ईशनगर में हुई थी तो पावापुरी में। नेक्स्ट करा कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था ते जंभिक ग्राम में किए थे। त्रिरत्न जैसे में किए आपका 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है। तो ये आपका जैन धर्म से भी पूछ सकता है कि त्रिरत्न में क्या क्या आएगा? तो सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपूर्व में से सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्णकालिक क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 14 पूर्व। ऑप्शन में भी देखिएगा कि पूर्व लगा हुआ है, 14 पूर्व, तो यही लग रहा है। अगला कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था उनके दामाद जमाली थे। इनकी बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शी।
अजीबक संप्रदाय के संस्थापक है तो मखली गोशाल। बड़ाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था तो अजीबकों ने। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन सबसे ज़्यादा था तो गुप्त का। 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहला करें कि राजनीति चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से सबसे किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ऐसे उदयन रहता या फिर कुछ और रहता तो उसके अकॉर्डिंग बनता। इसमें आपका चंद्रगुप्त यही नज़दीक है। नेक्स्ट करें किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था तो अजातशत्रु। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था तो उदयन द्वारा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था तो किसके बारे में है तो राजगृह के बारे में कहा जा रहा है कि राजधानी के रूप में कार्य करता था प्राचीन काल में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था तो ईसा पूर्व 6ठी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया तो किसके द्वारा स्थापित किया था प्रथम गणतंत्र तो लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय कौन बौद्ध धर्म का ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। मगध की राजधानी कौन सी है तो ग्रीब्रज या राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी थी तो ग्रीब्रज या राजगृह। सही सुमेलित पूछ रहा है तो मल्ल की राजधानी कहाँ है तो कुशीनारा। अंग का चंपा, गंधार का तक्षशिला, वत्स का कौशाम्बी। नेक्स्ट करा कि प्रद्योत जो थे वो राजा थे तो ये थे अवंती का। अंग जनपद की राजधानी थी तो चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है तो हर्यक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया तो मौर्य वंश। इसका ट्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, हसीन मौ सुकसा। हसीन मौ सुकसा तो पहले आ जाएगा हर्यक, उसके बाद आ जाएगा शिशुनाग, सी न से नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन। तो पूछ रहा है कि नंद के बाद कौन शासन किया था तो मौर्य। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था तो ये जीवक था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था तो ये थे आपके घनानंद, जिसको किया मारकर चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहायता से चाणक्य के सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे तो व्यापारी, बौद्ध, साधु और प्रशासक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है तो किया है विशाख दत्त। इसकी पुस्तक का नाम क्या था इंडिका। इंडिका तो मेगास्थनीज का था। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान थी विलियम जोन्स किए थे। इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे, एशियाटिक सोसाइटी। नेक्स्ट कह रहा है कि कौटिल्य की पुस्तक का किस विषय पर आधारित है। आर्थिक संबंध, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। तो इसमें कह रहा है कि एक से अधिक। इसमें विदेश नीति भी था और शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास भी था। नाम है इकोनॉमिक्स, इसी मत सोच लीजिए कि आर्थिक संबंध था। इसमें शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेशी नीति, ये सब के बारे में था। मेनली पॉलिटिक्स पर आधारित था, राजनीतिक सिद्धांत पे। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया था तो राजनीतिक नीतियाँ। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो किसका बना हुआ था तो ये लकड़ी का बना हुआ था। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी तो चंद्रगुप्त। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ऐसा महसूस होता है। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका। आप जब इसका मैप देखिएगा तो ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ पे श्रीलंका है तो यहाँ तक किया हुआ रहेगा कलर, ये नहीं रहेगा। तो जो श्रीलंका था इसका क्या था, इस पे साम्राज्य पर सम्मिलित नहीं था अशोक में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी तो पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत। यह महाजनपद जब भारत का हिस्सा नहीं है, अब भारत का हिस्सा नहीं है तो गंधार कहाँ पड़ता है तो तक्षशिला में। ये गंधार की राजधानी तक्षशिला था। ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया है तो रोमिला थापर का
कि आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है। तो ये रोमिला थापर बोलती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था तो 15 वर्ष। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी तो खरोष्टी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी। अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी तो तीसरी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहला में अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक और फिर कनिष्क। तो तीसरा हुआ था आपका अशोक के समय। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो किसमें बताया है? तो भाब्रू स्तंभ में। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ये हो जाएगा आपका अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक के धर्म का मूल संदेश है तो शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो ये था सेल्यूकस का। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है तो इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। देख रहे हैं कितना बार रिपीट किया है इसे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था तो बृहद्रथ। अब नेक्स्ट है मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल। पहला कह रहा है कि जी किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन का अभिलेख का नाम था जूनागढ़ अभिलेख। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के इसी में सुदर्शन झील का निर्माण का भी जिक्र है जूनागढ़ अभिलेख में। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन ने। पुष्यमुत्र, शुंग, मिनांडर, बिम, कडफिसेस और गौतमीपुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो बिम कडफिसेस ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? तो कण्व। हम लोग देखे थे अभी हसीन, मौ, सुकसा। तो शुंग के बाद कौन सा था? कण्व। शुंग, कण्व, सातवाहन। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन। तो पूछ रहा है शुंग वंश के बाद तो कण्व वंश। कला की गंधार शैली फली फूली तो कुषाणों के समय। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो ये आपका हाथी गुम्फा लेख के साथ। इसमें पहली बार भारतवर्ष का जिक्र है, भारतवर्ष। नेक्स्ट कह रहा है कि दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हुविष्क राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था तो था आपका खारवेल का। ये सब में से खारवेल का वंश का नाम था चेदी वंश, जिसे कि महामेघवाहन वंश भी कहा जाता था। दिया हुआ है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है तो महामेघवाहन वंश से या चेदी वंश से। अगर दोनों रहे तो हो जाएगा एक से अधिक। टेसियस, प्लिनी, टॉलमी और स्ट्रेबो में से पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखा है तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा। अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया है। अज्ञात लेखक, इसका लेखक का नाम ही नहीं पता है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखा हुआ है कि पेरिपल्स मारिन एरिथ्रियाई या प्याएज अराउंड एथ्रियन सी एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इसे विलफ्रेंच एच स्टॉक द्वारा पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया है, यानी इसके लेखक का नाम अज्ञात है। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। कह रहा पहला में कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है कि चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघबर्बन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था तो समुद्रगुप्त के पास। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया तो ये स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे? तो कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ौच और कॉम्बे। तो इसमें नन ऑफ द एबव है, क्योंकि कहा जाता है कि इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भड़ौच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो इसमें पूछा था उत्तर भारतीय व्यापार, तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन, एक से अधिक भी इसको बोल सकते हैं, ऑल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कल्याण से भी होता था, भड़ौच से भी, और मेनली था ताम्रलिप्ति। इसको अपने अनुसार देख लीजिए।
कह रहा कि कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। इसको बीपीएस इसका आंसर नन ऑफ द एबव मान लिया था, लेकिन सर लोग बताते हैं कि इसमें क्या था कि प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह भड़ौच, कल्याण, काम्बे ये सब से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो इसको अपने अनुसार मारिएगा। नेक्स्ट है कि सौमिल, सुद्रक, सैनक और सुसूत्र में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो इसका नन ऑफ द एबव होगा, ये सब में से कोई नहीं थे। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बराह मिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये आर्यभट्ट ने बोला था। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो किसके बारे में कह रहा है? गुप्त काल के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, दान में दिया था? तो गुप्त वंश। इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो सातवाहनों द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था। तो हरिसेन। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई। तो खरवेल द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी। तो उपज का 6ठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि। चीनी यात्री शुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। तो 518 ईस्वी। हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो हुएनसांग। हर्ष से हुएनसांग, हर्ष से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय हुएनसांग। और एक पूछ देता है आपका फाहियान, ये किसके समय आया था? तो ये आपका आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, या चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे बोला जाता है। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका वैशेषिक, ऋषि कनाद ने। वर्धन राजवंश की स्थापना तो पुष्यभूति ने। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा था तो बाणभट्ट। कवि बाण निवासी था। तो ये आपके थे पृथ्वीकूट गांव, बिहार। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हम लोग देख चुके हैं हुएनसांग। हुएनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो ये था आपका मथुरा। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा। अधोलिखित कथन असत्य है। कौन सा जो नीचे लिखा हुआ है असत्य है? तो कह रहा कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नेक्स्ट है कि हुएनसांग एक चीनी यात्री था। चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो दोनों असत्य है। जो फाहियान था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और हर्ष हुएनसांग आया था हर्ष के काल में। एक दूसरे का चेंज कर दिया, अल्टरनेट हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था तो मुसलमान। झांसी के पास देवघर का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये आपका है गुप्त काल के। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण भारत में चोल, चालुक, पल्लव और संगम से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, उसको देख लेते हैं। पहला है कि चोल वंश का संस्थापक था। तो इसके संस्थापक है विजयालय। चोल काल प्रसिद्ध था तो ग्राम पंचायत के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो चोल। नेक्स्ट करा कि इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो कदम। इसमें किसका किसका है संगम में? चोल, चेर, पांड्य ये सब का। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो ये था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो चेर ने। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार कहलाता है तो गोपुरम कहलाता है। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। तो एकाम्बरेश्वरार मंदिर, एकाम्बरेश्वरार मंदिर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया तो राजराज प्रथम ने। पूछता है बार बार इसे। नेक्स्ट है सही सुमेलन है। तो राष्ट्रकूट, मलखेड, पांड का मदुरै राजधानी है, चोल का तंजावुर, होयसल का हेलीवेट। नेक्स्ट है कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हम लोग ऊपर देख चुके हैं विशाख दत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास। कल्हन का पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किस लिखी गई थी? तो लिखा था कदम्ब ने, कमंदक के द्वारा। कालिदास के कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है। तो इसमें कार्तिकेय का, जो शंकर पार्वती का पुत्र कार्तिकेय है, उसके बारे में है कुमार संभव में। किरार्ती जूनियम के लेखक हैं तो भारवी। स्वप्न पास दत्ता के लेखक हैं भास। इसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी हर बार एक पुस्तक लेखक पूछती है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक तो कौटिल्य।
उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। तो संगम साहित्य। सही सुमेलन पूछ रहा है तो चरक हो जाएगा, चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से है। ब्राह्मीर का संबंध है ज्योतिष से। विशाख दत्त का संबंध है नाटककार से। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल, 800 से 1200 ईस्वी के बारे में। कह रहा है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो इस जावा सुमात्रा से संपर्क था। स्वर्ण भूमि को वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। ये किया था बालपुत्र देव ने। नेक्स्ट करा कि पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं। तो चंद्रवरदाई। उदंतपुरी शिक्षा के केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है बिहार के बिहार शरीफ में उदंतपुरी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने। कहाँ है? भागलपुर। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो धर्मपाल। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को। नेठे कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। और इसके अंतिम शासक थे हरीश सिंह। नेक्स्ट है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। यहाँ से मेडिएवल शुरू हो गया। हम लोग एंशिएंट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेडिएवल देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।